हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज आपकी क्लास में हम अपने टॉपिक को फर्दर मूव कराते हैं, पर उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ें जो हमने पढ़ा था। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था। हमें पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होती है। If you have a positive charge or a negative charge, it has its own electric field। क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव है तो मैंने इसकी डायरेक्शन फील्ड लाइंस को रेडियली आउटवर्ड बनाया। सपोज करो ये डिस्टेंस यहां से r1 है। दिस डिस्टेंस इज r1। और अगर आप एक चार्ज q0 को यहां पर पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव कराते हो, या आपने देखा कि अगर यहां पर कोई पॉइंट है, मान लो मैं A B की बात नहीं करता, मैं मानता हूं कि इस r1 डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज q0 रखा है, तो आपने देखा कि इस चार्ज q में और इस q0 के बीच में एक फोर्स था, दैट इज Q0 by R1 स्क्वायर। अगर दो चार्जेस हों तो कूलॉम्स ने कहा था कि उनके बीच में फोर्स होगा। अब आप यहां देखें, यहां से यहां, अगर यहां पर कोई पॉइंट P है और मैं इस एक चार्ज Q0 को P से Q लेके गया, तो मुझे पता है बिकॉज देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स, सो आई हैव टू यूज एन एक्सटर्नल फोर्स with the help of which I can move this charge Q0 from P to Q। एक चार्ज है आपके पास, उसके चारों तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर आपने एक चार्ज रखा तो उस पे फोर्स लग रहा है, और अगर आपको उस फोर्स को ओवरकम करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है, तो दैट वर्क डन फ्रॉम P to Q पर यूनिट चार्ज is called potential difference, VQ minus VT। ये भी आपने पढ़ा था, that is potential difference। और अगर इस पॉइंट पर मान लो यहां पर ये वाला डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है x, और आपने इस डिस्टेंस x तक, ये डिस्टेंस है यहां से x, और आपने एक चार्ज को इन्फिनिटी से लिया Q0 को और यहां x तक लेके आए, तो यहां पर जो आपको वर्क डन करना पड़ा इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट, मैं इस पॉइंट का नाम देता हूं A, मैं इस पॉइंट का नाम A ना देके C देता हूं। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू C इज अपॉन चार्ज Q0 इज V। तो आपने पढ़ा कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, अगर हमारे पास एक चार्ज है तो उस चार्ज के चारों तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स की वजह से अगर हम मूव कराएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर चार्ज को लेके आते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो समहाउ, किसी ना किसी तरीके से वी कैन से V and E आर रिलेटेड। आप देख रहे हैं ये सारी चीजें रिलेटेड हैं, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपने पढ़ा था कि फोर्स अपॉन चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये पढ़ा आपने। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। अब हमें वही रिलेशन फाइंड आउट करना है और उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट देखें, डेफिनेशन थोड़ी देर बाद, पहले हम देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q और यहां से ये पॉइंट A है और यहां B पर एक चार्ज Q0 रखा हुआ है। मैं इसको यहां से यहां थोड़ी दूर मूव कराता हूं, दैट इज dr। मैंने यहां से मूव कराया B to C। I have a positive charge plus Q and this is test charge। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत छोटा, ये अपनी कोई फील्ड नहीं बनाएगा। और जो B to C है वो वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, सो दैट E रिमेन्स कांस्टेंट। E लगभग कांस्टेंट रहे। अब आप देखो ये चार्ज है, यहां पर पोटेंशियल मैं मानता हूं पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट B इज V, पोटेंशियल एट C V प्लस dV। अगर B पॉइंट पर पोटेंशियल V है तो जब आप चार्ज के पास आओगे, देखो यहां से ये वाला पॉइंट है, ये डिस्टेंस मान लो R है, ये R, तो V कितना होगा? Q बाय K Q बाय R, यानी V प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। यानी पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा और डिस्टेंस घटेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के केस में होगा, नेगेटिव की बात अलग होगी, वो बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो क्लियर सी बात है कि बिकॉज अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ऑफ RB इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ RC, ये पास में है और ये पॉइंट दूर में है, इसीलिए पोटेंशियल एट B विल बी लेस देन पोटेंशियल एट C। पॉजिटिव चार्ज के जो भी पास होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहां देखें तो WAWBC, B से C तक मूव कराने का वर्क डन, Q0 को मूव करा रहे हो, पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट B, B से C करा रहे हो ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और इसकी जगह Q0 V प्लस dV माइनस V, तो कितना आया? Q इंटू dV। तो वर्क डन फ्रॉम B टू C इक्वल टू Q इंटू dV, Q0 इंटू dV, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब देखिए आप, वर्क डन फ्रॉम B टू C, आप B से C मूव करा रहे हो, आपने फोर्स लगाई इस तरफ, एक्सटर्नल फोर्स इधर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर? इधर। हमें पता है पोटेंशियल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं, ये तो आप काम करके चेक कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल कौन है ये? अगर ये नहीं होता तो ना पोटेंशियल होता ना पोटेंशियल एनर्जी होती, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होता है। तो आप लिखोगे F एक्सटर्नल इंटू dr या F एक्सटर्नल इन, तो कोई बात नहीं। तो यहां देखें F dr cos ऑफ 0 डिग्री, और आप लिखोगे F एक्सटर्नल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ K Q0 बाय R स्क्वायर, या आप ऐसे लिख दो
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू क्यू नॉट। या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, यहां से देखो आप, यहां से अगर आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर, और तब क्या आता एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डी आर कॉस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन है, और dr की डायरेक्शन ये है, एंगल 180 का है, और आपकी फोर्स की यही डायरेक्शन है। तो मैं आपके फोर्स के लेके बात चल रहा था, तो यहां F एक्सटर्नल था, अब यहां पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक कर दिया मैंने, और dr, तो WB2C इक्वल टू माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक dr, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, दैट इज E नॉट, या E लिख दो, E Q नॉट dr, क्योंकि F इक्वल टू QE, ये आपने पढ़ा हुआ है। दिस इज वर्क डन फ्रॉम B to C इन सेकेंड वे। दूसरे तरीके से वर्क डन ऐसा है, दोनों को यूज करो, फ्रॉम वन एंड टू माइनस E Q नॉट dr इक्वल टू Q नॉट dV, Q नॉट कैंसिल हो, dV बाय dr माइनस, या E इक्वल टू माइनस dV बाय dr, और इसी को हम लोग पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और यहां नेगेटिव साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in the direction of electric field। इस बात को ध्यान रखना, आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई रिपीट द क्वेश्चन, what is the effect on electric potential in the direction of electric field, तो it decreases। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पर डिक्रीज करेगा। ये ध्यान रखें आप। स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब एक वो जो कॉन्सेप्ट था अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ग्रेडियंट ये रिलेशन दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं प्रैक्टिकली क्या है। देखें आप, यहां पर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, और यहां ए पॉइंट है और यहां बी पॉइंट है। इसका डिस्टेंस आर बी लेगा, इस क्यू से इस पॉइंट का डिस्टेंस, और यहां से ये डिस्टेंस ले रहा हूं आर ए। देखिए आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बिकॉज E proportional to 1/r square, 1/r square। आप देखिए, जहां पर देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप बात करोगे बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है और ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके अंदर, B to A है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की फील्ड पॉजिटिव से आगे जा रही है। तो आप नोटिस करें यहां पर
पोटेंशियल एट बी, साफ दिख रहा है, V पोटेंशियल एट B is less than, sorry, potential at B is greater than potential at A because again V proportional to 1 by R, क्योंकि ये पॉइंट पास में है तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पर पोटेंशियल कम होगा। तो जब आप यहां से यहां मूव किया, आपने यहां से यहां मूव किया तो किस डायरेक्शन में किया? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप गए तो पोटेंशियल क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। सोचो, स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें। देखें आप, अगर यहां नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? अगर मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज रखता हूं, Q नेगेटिव, ये A है और ये B है, इसी तरह से लिखते चलो, इसको B लिखते हैं, इसको A लिखते हैं, और ये RB है और ये RB है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? ये टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है? नेगेटिव चार्ज की तरफ, यहां की तरफ। अब आप देखें, पोटेंशियल एट B क्या होगा? -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB, B पर पोटेंशियल, और A पर पोटेंशियल क्या होगा? -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB। बताओ कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है? VB और VA में से कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है? किसका पोटेंशियल ज्यादा है? A का या B का? नोटिस करें, किसका ज्यादा है? देखो मुझे बताओ, 4 ज्यादा बड़ा है या 3? साफ पता चल रहा है 4 इज ग्रेटर देन 3, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4 4 बड़ा होता है, 3 छोटा होता है। इफ आई पुट -4 और -3, अब क्या होगा? साइन इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि -3 ज्यादा बड़ा होता है 4 से। साइन चेंज किया आपने, तो यहां देखें, आपको दिख रहा था इस केस में, इन दोनों में देखें, अगर ये पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, तो आपको क्या दिख रहा था? इस केस के अंदर अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो ये पास में था, तो VB ग्रेटर देन V, जैसे यहां। पर क्योंकि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इस केस में ये ऐसा हो जाएगा। यानी जब भी आप A से B की तरफ गए, बिकॉज पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B, so V decreases in the डायरेक्शन ऑफ फील्ड। भाई जब आप फील्ड की तरफ गए तो B पर आपका पोटेंशियल कम हो गया, A पे ज्यादा था। यहां पर भी क्या था? आपका B पर पोटेंशियल ज्यादा था, A पर कम हो गया। जब आप फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां जाओगे, तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्क्रीन को पॉज करो और इसको राइट डाउन करो। तो आपने देखा कि किसी न किसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज की प्रॉपर्टी है, और ये आपस में भी रिलेटेड है, और इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ट्राई किया जाएगा कि आपके सभी डाउट्स का सॉल्यूशन दिया जाए। नाउ अब हम एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को जब पढ़ा था तो हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, और उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते थे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट अ रियल कॉन्सेप्ट। फील्ड लाइंस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है।
उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स को इंट्रोड्यूस किया था। इसी तरह से हम एक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में भी एक नया कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। शॉर्ट में ईपीएस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नाम ही क्लियर कर रहा है, इक्वी इक्वल पोटेंशियल। तो डेफिनेशन सिंपल, अ सरफेस on which potential remains same, या सेम की जगह कांस्टेंट भी लिख सकते हो। और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज, taking a charge from one point to another. A surface on which potential remains same, potential का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, potential remains same, a surface on which potential remains same, और work done in taking a charge from one point सेम एट एवरी पॉइंट भी लिख देना, ये लिख दो आप, सेम साथ में एट एवरी पॉइंट। सरफेस के ऊपर, सरफेस के बाहर नहीं। जैसे ये ईपीएस है, मान लो ये मेरा हाथ ईपीएस है, तो ईपीएस होने का मतलब हाथ के बाहर नहीं, हाथ के ऊपर कहीं पर भी पोटेंशियल सेम होगा। और अगर मान लो ये है, ये सरफेस है ईपीएस, ये मान लो ईपीएस है किसी तरह से, और यहां पर एक पॉइंट है ए और यहां पर एक पॉइंट है बी। आपको पता है बी पर पोटेंशियल वीबी और ए पर वी है, और ये बोला ईपीएस पे पोटेंशियल सेम होता है, यानी जितना पोटेंशियल ए पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल बी पॉइंट पर। और आपको वर्क डन पता है ए टू बी, इट इज वीबी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट, और जब ये दोनों बराबर है तो जीरो, यानी ईपीएस पे वर्क डन जीरो होता है। उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी उस पॉइंट पर अगर आप चार्ज को लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाओगे तो कोई भी वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें आप। अब ईपीएस की खास बातें होती है, प्रॉपर्टीज आपको इसकी ध्यान रखनी है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ इसकी खास प्रॉपर्टीज भी हैं। पहली प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ ली, अभी लिखवाया था मैंने। पहली प्रॉपर्टी क्या है? वर्क डन in moving charge from one point to another, from one point to another on EPS is zero। यानी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाओगे तो वर्क डन जीरो होगा ईपीएस के ऊपर। दूसरी प्रॉपर्टी, EPS is always perpendicular to electric field। EPS हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा देखें आप। ये आपके पास एक ईपीएस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां बी है और यहां बी बी, बिकॉज अच्छा ये आप लिख सकते हो वी ए इक्वल टू वी बी, बिकॉज ऑन ईपीएस वी कांस्टेंट होता है। ये अभी बताया आपने कि पोटेंशियल हर जगह सेम रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो आप देखें WAB, वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, Q नॉट को लेके जा रहा हूं मैं, Q नॉट
VB माइनस VA 0। वर्क डन का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, W इक्वल टू F डॉट dr, ये पढ़ा था। आप F की जगह क्या पुट कर सकते हो, E इंटू क्यू नॉट साथ में dr। F की जगह ये पुट किया क्योंकि F इक्वल टू क्यू ही होता है, और मैं क्यू नॉट को मूव कर रहा हूं, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन क्यू नॉट E dr। डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कौन सा निशान आता है, cos थीटा। तो आपका वर्क डन A टू B एक फॉर्मूला ही आ गया, क्यू ई dr cos ऑफ थीटा। देखो यहां ना तो Q 0 है, हेयर Q नॉट 0 नहीं है, चार्ज को तो आप लेके ही जा रहे हो, आपने माना है चार्ज मूव करा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, dr आपको पता है ये वाला डिस्टेंस dr है, ये भी 0 नहीं है। ये तीनों चीजें 0 नहीं है, क्योंकि यहां से आप देख रहे हो ये 1 है और ये 2 है। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा क्लियर करके लिखते हैं। देखिए आप लिख सकते थे ना E dr क्यू नॉट cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम वन एंड, ये लिखा मैंने WAB ये भी है, WAB ये भी है, तो आपके LHS इक्वल है तो RHS को भी इक्वल कर दिया हमने। दिस इज द एक्सप्रेशन। अब ये हमें पता है कि क्यू नॉट 0 नहीं है, E भी 0 नहीं है, dr भी 0 नहीं है। इसका मतलब cos थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0, और थीटा को क्या होना पड़ेगा, π/2। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू EPS, क्योंकि आप जो मूव कर रहे हो dr कहां है, dr अलोंग EPS ही तो है भाई। आप EPS पे ही तो चलोगे तभी तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो आप EPS पे ही चल रहे हो तो dr EPS पे चलने की डायरेक्शन है आपकी, तो चाहे आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, EPS में किसी भी डायरेक्शन में जाओ, तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का एंगल, जब आप वर्क डन कर रहे हो तो एंगल किस किस के बीच में होगा, दो वेक्टर के बीच में। चार्ज वेक्टर नहीं है, यहां वेक्टर कौन सा है, ये दोनों क्वांटिटी है, तो E और dr दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वही 90 हो सकता है, सिंपल। Q तो एंगल में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। तो ये आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे परपेंडिकुलर होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रूव करने को भी आ जाता है। इसको स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन करो इसको। इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, और वो प्रॉपर्टी है हमारी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर in a region of strong electric field. Property number 3, EPS are closer in strong electric field, and separation is large in weak field, weak electric field। जहां जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती थी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, स्ट्रांग होती थी, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती थी वहां हम कहते थे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। उसी तरह से EPS, मान लो ये मेरी उंगली सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, ये इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, ये आपका क्या है, अगर कहीं ऐसा है EPS बिल्कुल पास पास में है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और सेपरेशन बढ़ जाए तो यहां पर लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में होता था वैसे ही EPS में होता है, जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड यहां वहां ये पास पास, जहां वीक फील्ड वहां ये दूर दूर। ये
क्यों होता है ऐसा देखिए, आपको पता है E इक्वल टू माइनस dv बाई dr। अगर आप थोड़ी देर के लिए dv को कांस्टेंट मान लो तो E प्रोपोर्शनल टू, तो dr प्रोपोर्शनल टू E, यानी E ज्यादा होगा तो सेपरेशन कम, अगर ये ज्यादा होगा तो इसको कम होना पड़ेगा, इनवर्सली रिलेटेड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, 2 EPS can never cross each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। देखो कैसे, मान लो ये आपके पास एक EPS है, EPS 1 is EPS 1, ये भी EPS है और इसका पोटेंशियल मान लो V है, इसका V1 है। और अगर इसका पोटेंशियल V1 है तो हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? हर पॉइंट का पोटेंशियल V1 होना चाहिए। इसका मतलब एवरी पॉइंट ऑन सरफेस 1 will have same potential। सिंपल बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो सरफेस सेम होता है। ये आपके पास एक दूसरा सरफेस है 2 और इसका पोटेंशियल क्या है? V2। इसका मतलब इस पॉइंट पर, 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 एवरी पॉइंट, ऑन एवरी पॉइंट potential is V2। इस पर V1, इस पर V2। बात समझ में आ रही है? What about this point? This point, ये तो दोनों के ऊपर है, इसका मतलब V1 और V2 दोनों बराबर है। तो क्या लिखेंगे? If 2 EPS intersects at a point, then at point of intersection we have two different values of electric potential at same point, which is not possible। जैसे एक पॉइंट पर एक ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, वैसे ही एक पॉइंट पर एक ही नेट पोटेंशियल होगा, अलग अलग पोटेंशियल नहीं होंगे। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। ये प्रॉपर्टीज हैं, लिखने को भी आती है, इन पे क्वेश्चन भी आता है। 4 प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी कि इन पर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में वर्क डन 0 होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर नॉर्मल होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है ईपीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। फोर्थ प्रॉपर्टी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां ईपीएस पास में होंगे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी द ईपीएस विल बी फार अवे, उनकी सेपरेशन विल बी लार्ज, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग सेपरेशन विल बी स्मॉल। ये ध्यान रखें। पांचवी प्रॉपर्टी, दो ईपीएस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते। यहां मैंने 4 ही प्रॉपर्टी रखी थी क्योंकि वो मैंने आपको बताया नहीं कि हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, वो डेफिनेशन अपने आप को क्लियर कर देता है। तो आई होप कि आपको ईपीएस की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करें, समझाया जाएगा दोबारा। ये क्लासेस आप सबके लिए है, आप सबकी अपनी क्लास है। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।
डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर। तो अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है? ड्रॉ ईपीएस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करो। किसके लिए? फॉर पहला पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज में दो हो सकते हैं, Q ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव चार्ज बोल दिया। दूसरी बात Q लेस देन 0 या नेगेटिव चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज बोलता है तो दोनों में से कोई एक ड्रॉ करना है। नेगेटिव और पॉजिटिव बोलता है तो अभी मैं बता रहा हूं दोनों लगभग सेम है, याद रखें आप। अच्छा, यहां पर मैं सिर्फ दो पेन यूज करूंगा, एक ग्रीन और एक ब्लैक, दो ही मार्कर यूज करूंगा। देखिए आप यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है आपको। ये जो ब्लैक पेन है ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब भी आप ईपीएस बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरूर ड्रॉ करोगे। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किए हुए आप ईपीएस नहीं बना सकते, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आपको इस पर नॉर्मल बनाना है। आपको पता है कि अगर मैं एक सर्कल लेता हूं या स्फीयर लेता हूं तो उसका जो रेडियस होता है वो हमेशा सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है। सरफेस की डायरेक्शन ये होती है, ये नॉर्मल। सरफेस की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। सरफेस पे या तो आप ऐसे मूव करोगे या ऐसे, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये ध्यान रखें, टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो ये कुछ स्फेरिकल बनेगा, जो ईपीएस बनेंगे वो स्फेरिकल बनेगा। जैसे सपोज करो मैं बता रहा हूं यहां पर हमारे पास एक चार्ज प्लस Q है, यहां से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा? KQ/r। और r डिस्टेंस पे यहां पर कितना होगा? KQ/r। यहां पर KQ/r। यहां पर अगर r डिस्टेंस है तो, और इनको मिला करके एक सरफेस बना दो तो ये स्फीयर ही तो बनेगा। 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में स्फीयर ही तो बनेगा। एक पॉइंट के चारों तरफ r डिस्टेंस पे एक स्फीयर ही तो बनेगा। और ऐसे पता नहीं कितने कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे, और वो सब स्फीयर्स अपने आप में एक ईपीएस है। हर स्फीयर अपने आप में एक ईपीएस है। सबके ऊपर पोटेंशियल सेम होगा, बट सबका इंडिविजुअल का पोटेंशियल अलग अलग होगा। देखें आप, मैं ईपीएस बना रहा हूं, ग्रीन पेन का यूज कर रहा हूं मैं ईपीएस के लिए, ये ईपीएस है। क्लोज करना है बेटा इसको। ये ग्रीन वाला ईपीएस है। आपने देखा चार्ज, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1/r है। चार्ज के पास देखो मैंने यहां पर स्पेसिंग यहां पास में है, क्योंकि जितना पास आप होगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। इस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इसीलिए ईपीएस पास में है। व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, सो द सेपरेशन बिटवीन ईपीएस विल बिकम लार्ज। अब आप देखें, ये एक अलग ईपीएस है, इसका पोटेंशियल अलग होगा, पर इस पॉइंट पर हर जगह सेम पोटेंशियल होगा। अगर V1 है तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल V1 होगा। ये जो है इस पर पोटेंशियल V2 होगा, इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखो चार्ज से ये सेपरेशन कम है, ये ज्यादा है, यहां पर ज्यादा पोटेंशियल होगा। पर इस सरफेस पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो ये आप ग्रीन पेन से जो मैंने बनाया है, दैट इज ईपीएस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। तो आपको जब भी ईपीएस बनाना हो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरूर बनानी है और उस पर नॉर्मल बनाना है। इसके बाद देखें आप, अगर नेगेटिव चार्ज हो
तो फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, सेम है फील्ड लाइंस जैसे पहले किया था मैं। ये रहा, इस बार है रिवॉल्वर की तरफ। और ईपीएस बनाना है, सेम बनेगा। ग्रीन पेन का यूज कर रहा हूं मैं ईपीएस बनाने के लिए। क्या करना है, यहां पर क्लोज करना है, बाद में सेपरेशन बढ़ाते चले जाना है। जहां पास और दूर जाते चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ईपीएस की सेपरेशन बढ़ती चली गई। जितना पास हो गए ईपीएस उतने पास होंगी। जैसे जैसे आप चार्ज से मूव करोगे ईपीएस की सेपरेशन भी इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर? अभी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अब बात आती है टू पॉजिटिव चार्जेस, टू इक्वल चार्जेस, यानी दोनों क्यू हैं, प्लस क्यू, और दोनों नेगेटिव, माइनस क्यू। सिंपल। ये पहले तो दोनों प्लस हैं तो फील्ड लाइंस ड्रॉ। फील्ड लाइंस भी आनी चाहिए आपको, ये भी आता है एग्जाम में। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां दो पॉजिटिव चार्ज है, बीच में तो रिपल्शन हो रही है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वीक होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। अगर दो चीजें एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो दो पॉजिटिव चार्ज है या दो नेगेटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच का रीजन यहां पर बीच में, यहां तो जीरो हो जाएगा बीचों बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है और इधर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। तो आप ईपीएस कुछ इस तरह से बनाओगे। देखो यहां की सेपरेशन कम और यहां की सेपरेशन ज्यादा, ऐसे यहां बनाओगे। ज्यादा भी बना सकते हो, ज्यादा होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपको एक दो दिखानी है, तीन दिखा देना ज्यादा बस। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पर ईपीएस क्लोज होंगे, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी वहां पर सेपरेशन ज्यादा होगी। इसी तरह से आप नेगेटिव चार्ज का भी बना सकते हो। कुछ नहीं है, नेगेटिव चार्ज में भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बना के दिखाई थी। ये नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरो अंदर की तरफ होता है, फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। ये फील्ड लाइंस बना दी। इसमें भी ऐसा ही होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इधर ज्यादा, बीच में कम। इनमें सिर्फ आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई है। तो को क्रॉस कभी नहीं कराना, इन दोनों को क्रॉस मत कराना, बहुत थोड़ा पास होगा बट फिर भी ये सेपरेटेड है, ध्यान रखना। ये भी बेंड हो जाएंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। यानी जहां पर ये जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहां पास में है। देखो फिर से इसके बाद आपको कहता है कि डाइपोल के लिए बताओ आप। डाइपोल देखो, डाइपोल में एक प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस से बाहर नेगेटिव की तरफ है। ये फील्ड लाइंस आ गई। इसमें देखो डाइपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, इधर वीक होती है, इधर वीक होती है, तो यहां पर क्या होगा, देखो ऐसे। ये फील्ड लाइंस है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग वहां सेपरेशन कम,
और ये कंसेंट्रिक स्फीयर की तरह ही बनेंगे। रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा शेप चेंज आया है, बट पोटेंशियल सेम रहना चाहिए। इस पूरे सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, जो भी पोटेंशियल होगा, अगर V है तो सब पे V1। यहां पर अगर मान लो यहां पर पोटेंशियल V2 है तो हर पॉइंट पर V2 ही होना चाहिए। क्लियर है? ये EPS है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बोलता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बना हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाइए फील्ड लाइंस। देखिए क्या होगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इस तरह से पैरेलल स्पेसिंग, पैरेलल लाइंस बराबर स्पेसिंग वाली बनाते हैं। ये जा रही है, ये फील्ड लाइंस है। तो इस पर नॉर्मल सरफेस क्या होगा? ये सरफेस इस पर नॉर्मल हो सकता है। ये देखो, ये फील्ड लाइंस, तो इस पर नॉर्मल आप ये बना सकते हैं, ऐसे सरफेस। ये EPS है। याद रखें, जो मैंने ग्रीन पेन से बनाया वो सब EPS है। स्क्रीन को पॉज करो और इसको राइट डाउन करो, फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई आपसे पूछे कि क्या सिग्निफिकेंस है, तो सिंपल आप राइट डाउन कर दो। फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आपसे पूछे तो यू विल ओनली से दैट दीज आर द इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्क क्या है कि वो लाइन है और ये सरफेस है। बोथ रिप्रेजेंट्स द बोथ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां EPS बिल्कुल क्लोज होंगे लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी स्ट्रांग रीजन में क्लोज होती है, EPS भी क्लोज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कहीं पर भी अगर आप टेंजेंट डालो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। क्लियर? और EPS पर अगर आप कहीं नॉर्मल डालो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा आपको। सिंपल बात है। अगर आप EPS पर कहीं भी नॉर्मल डालो, क्योंकि EPS पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, तो वहां पर आपको किसकी डायरेक्शन पता चलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर? तो आप लिखोगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर यूज्ड इन सेम मैनर एज वी यूज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द EPS आर क्लोजर in a region of strong electric field and they are weaker in a region of weak electric field like the electric field lines. The normal to the EPS shows the direction of electric field over the EPS in the same manner as it shown in electric field lines. तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। बेसिकली आप ये बताने के लिए कि किसी सरफेस पे वर्क डन क्यों नहीं होता फील्ड होने के बाद भी, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाना था, तो आपने EPS को समझाया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं हम लोग। क्लास 11th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, कई जगह पढ़ा हमने। तो 9th में हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी। क्लास 9th की बात करते हैं। क्लास 9th में पढ़ा हमने, इट इज एनर्जी possessed by body due to its position from reference level। यानी आप ग्राउंड पे हो, यहां से आप हाइट, ये वाली हाइट h1 है, यहां पर एक बॉल है,
और एक हाइट ये h2 है, ये मास m है, बॉल का मास m है। तो आपने कहा यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh होगा और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी u1 और u2 कितना होगा mgh2। तो आपने सिंपल बता दिया था कि u2 इज ग्रेटर देन u1। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। फिर जब हम क्लास 11th में आए तो हमने देखा कि हमने एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया और एक स्प्रिंग को फोर्स इधर लगाई हमने, यहां एक्सटेंड कर रहे हैं, यहां कंप्रेस कर रहे हैं। यहां भी हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी। तो यहां हमने एक नई डेफिनेशन लिखी पोटेंशियल एनर्जी की, ऐसे कंबाइन कर दिया। क्लास 11 की बात कर रहा हूं। क्लास 11 में ग्रेविटेशन में हमने ये भी पढ़ा और स्प्रिंग में हमने ये भी पढ़ा कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो इट इज एनर्जी possessed by a body due to its configuration or position from reference level। यानी कि पोजीशन के साथ साथ अगर वो उसको अगर आपने कंप्रेस कर रखा है या एक्सटेंड कर रखा है तब भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, ऐसा हमने पढ़ा था। और ये हम अभी भी प्रॉपर डेफिनेशन मानते हैं। बट कई बार न्यूमेरिकल को करते समय, कई बार कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करते हुए हमें एक चीज बड़े ध्यान से देखनी पड़ती है, हमें सोचना पड़ता है कि यार एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी कब आती है। देखो मेरे पास ये अर्थ है यहां पर और यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है। मैंने इस बॉक्स को उठाया और मैं यहां से यहां लेके चला गया, यहां से यहां, और मैंने इस पे फोर्स लगाया F ऊपर की तरफ। फोर्स क्यों लगाया? क्योंकि इसका वेट mg नीचे लग रहा है। तो यहां पर मैं वर्क डन देखता हूं, W वर्क डन इक्वल टू mgh जो मैं कर रहा हूं, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को कह सकते हो। एक्सटर्नल फोर्स जो आपने ताकत लगाई वो इधर लगाई और आपकी हाइट भी इधर ही है, तो थीटा इस केस में 0 डिग्री है जब आप ऊपर देखे गए। ये एक्सटर्नल ने जब फोर्स लगाया तो आपने जब ताकत लगाई तो आप ताकत भी ऊपर लगा रहे हो, बॉडी भी ऊपर जा रही है, थीटा 0 डिग्री का, तो वर्क डन इतना। पर सोचो अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करता यहां पर तो उसका फोर्स इधर होता ग्रेविटेशन, और यहां पर वर्क डन कितना होता -mgh, क्योंकि इस केस में थीटा 180 डिग्री का होता। वेट नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। देखो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट h ऊपर है, 180 का एंगल ये। तो हमने इसमें कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी ब्लॉक को हमने कहा भी था, हमने देखा भी था कि अगर हम इस ब्लॉक को यहां ले जाएं और छोड़ें तो ये ब्लॉक वापस आता है। इसी सरफेस पे जब हमने इस ब्लॉक को ऊपर उठाया तो इसके पास एनर्जी आई, पर इसी ब्लॉक को अगर मैं फोर्स इधर लगा दूं और इसको यहां के बदले यहां लेके जाऊं, वर्क डन F/s। पर क्या ये वापस आएगा? ये वापस नहीं आएगा, ये वापस आ रहा है। ये जो स्प्रिंग है आपने इसको इधर दबाया, फोर्स इधर लगा, आपने वर्क डन किया W=F/s। अब आप देखो स्प्रिंग को जब दबाया तो स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है और वो रीस्टोरिंग फोर्स -kx के बराबर होती है। अगर मैं F के बदले आपके बदले रीस्टोरिंग फोर्स की बात करता
यहाँ तो एफ एस आता, पर अगर मैं क्योंकि आपका फोर्स तो इधर जा रहा है अप्लाइड, और रिस्टोरिंग फोर्स इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। जब आप इधर जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है एंड यू हैव अप्लाइड द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, बट रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ डेवलप होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में कितना होगा? माइनस एफ एस, और यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमें पता है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम हो रहा है और यहाँ स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट काम हो रहा है। तो एक चीज और याद रखें, वर्क डन, एक और नई डेफिनेशन आप याद रखें, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखें, अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बड़ा डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगी, मान लो अगर आप यहां पर हो, आप यहां से आप सीधा यहां पहुंच रहे हो, आप वर्क डन W1 करते हो, आपको जाना यहां से यहां है। अगर ये पाथ पे डिपेंड करता तो आप कहते कि मैं तो ज्यादा चल के आया हूं, मेरा वर्क डन ज्यादा होगा। ये ऐसे करके और CDC लगा लेता, कहता मैं ऐसे जा रहा हूं, ये कहता मेरा काम और ज्यादा है, मैं तो घूम के आया हूं। मान लो ये मार्कर है यहाँ, इसको मैंने यहाँ से यहाँ भेजना है। एक बंदा मार्कर को सीधा ऐसे लेके गया, एक पहले ऊपर लेके गया, फिर नीचे लेके गया, फिर यहाँ लाया, तो ये नेचुरली कहेगा कि मैंने तो ज्यादा काम किया है, तो कहेगा मेरी एनर्जी ज्यादा है, और उसकी मस्कुलर एनर्जी तो सच में ज्यादा है। पर प्रैक्टिकली अगर आप देखें, आपने इसको यहाँ से इस हाइट तक लेके आना है। यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, अगर इस पॉइंट का मैं इस सरफेस के रिस्पेक्ट में 0 मानता हूँ, यहाँ पर mgh मानता हूँ। अब आप देखो, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लाए, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी इस पॉइंट पर, आप इसको यहाँ से यहाँ घुमा के ले गए, यहाँ से यहाँ ले गए और फिर यहाँ लाए, अब भी तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा फोर्स, तभी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वैलिड होगा, और अगर पाथ पे फोर्स डिपेंड करने लगा तो आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी उसी सिस्टम की होगी जिस सिस्टम में लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव है। और आप 11th-12th में आपके पास 3 ही तरह की कंजर्वेटिव फोर्स आपने पढ़ी थी, स्प्रिंग वाली पढ़ी, ग्रेविटेशनल, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनों कंजर्वेटिव इन नेचर है। अगली बात करते हैं हम लोग। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की हमने डेफिनेशन पढ़ी। ये पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, ये वाली याद रखना, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन और पोजीशन फ्रॉम रेफरेंस लेवल, और इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था, याद रखें आप। अगर आप अपना फोर्स लगाते हैं वो बात अलग है, पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से निकालते हैं तो नेगेटिव का साइन जरूर डालें। देखें अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। हमारे पास 2 चार्ज है और 2 चार्ज का जो सिस्टम है उस सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। याद रखें, अभी आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था एक चार्ज की वजह से। जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यू रिक्वायर्ड अ सिस्टम। एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये ध्यान रखें आप। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस
या इनफाइनाइट चार्जेस, कितने भी चार्जेस हो जाएं, सबकी डेफिनेशन याद रखें आप। क्या डेफिनेशन होगी? इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन in taking two charges या infinite, टू के साथ infinite, it is amount of work done in taking two या infinite charges from infinity to their respective positions. It is amount of work done in taking all the charges या two charges from infinity to their respective position. अगर दो है तो दो को लेके आओ, जितना काम करना पड़ेगा आपको वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होगा। आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जितना काम करते हो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर्ड हो जाता है। अब आप देखिए, सिंपल तरीका है, आपके पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और इसका सेपरेशन है R। आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या मानो, जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है ए और बी, आप अपने दिमाग में एक फ्रेम बनाएं। आप माने ना तो ए पॉइंट पर Q1 चार्ज है ना बी पॉइंट पर Q2 चार्ज है, ये दो पॉइंट हैं आपके पास बस, और कोई भी चार्ज नहीं है। आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो क्या तरीका बताया था कि आप Q1 को यहां से लेके आओ इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से ही Q2 को यहां लेके जाओ। दोनों को अपनी अपनी जगह पे ले जाने में, मान लो यहां पर आपको वर्क डन W1 करना पड़ा, यहां W2, इन दोनों वर्क का सम पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो आपको क्या मानना है, अगर दो चार्जेस का सिस्टम आपने माना तो आप मानो ना तो यहां पर A चार्ज है ना तो B चार्ज है। आप 1 बाय 1 चार्जेस को लेके आओ। पहले आप इसको लेके आओ Q1 को, आप किसी को ला सकते हो। मैं Q1 को लेके आया तो मैं क्या लिखता हूं, वर्क डन इन टेकिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। याद रखना 1 बाय 1, पहले मैं Q1 को इन्फिनिटी से यहां लेके आया तो वर्क डन W इन्फिनिटी टू A क्या होता है, पोटेंशियल एट A इनटू Q1। और आपको पता है कि जब अभी तो Q1 है, Q2 पहुंचा नहीं है, दो ही चार्ज थे आपके पास और आप 1 बाय 1 लेके आ रहे हो, तो जब आप Q1 को ला रहे थे तो ये आया नहीं था। और जब आसपास में कोई चार्ज ना हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर यहां पर कोई चार्ज नहीं है, मैं यहां पर Q1 को लेके आया हूं तो यहां का पोटेंशियल भी जीरो होगा, क्योंकि मैं सिर्फ इसी चार्ज को लेके आया हूं, आसपास में कोई चार्ज नहीं है। जब तक चार्ज नहीं है तब तक पोटेंशियल नहीं होगा। इसको आप लेके आ रहे हो, लाने से पहले, क्योंकि अभी ये है नहीं, कोई चार्ज नहीं है यहाँ, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना, जीरो। तो जब आप यहाँ पर चार्ज को लेके आओगे तो यहाँ का तो पोटेंशियल जीरो है, VA इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो है? बिकॉज नो चार्ज नियर A। B अभी आया नहीं, अभी मैं सिर्फ Q1 को लेके आया, तो वर्क डन इन टेकिंग चार्ज A, इन्फिनिटी ना लिख के A लिख देते हैं, ये कितना आएगा, जीरो, पहली बात। अब ध्यान रखें, अब इस A पॉइंट के ऊपर Q1 आ चुका है और R डिस्टेंस पर जो B पॉइंट है, अब यहां पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा क्योंकि ये चार्ज आ चुका है। अब आप इन्फिनिटी से यहां लेके आ रहे हो वर्क डन कर रहे हो, वर्क डन इन
taking Q2 from infinity to B, W infinity to B, पोटेंशियल एट B into Q। और आपको पता है ये चार्ज Q1 है, इस Q1 की वजह से यहां पर पोटेंशियल इस Q1 से R डिस्टेंस पे है ये, तो V कितना होगा Q1, क्योंकि इसका पोटेंशियल है, ये यहां तो आया नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां क्या पुट करोगे आप Q1 और साथ में Q2 है ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये WB बोल सकते हो। कितना आया Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया था, सभी वर्क डन का सम, तो ये तो जीरो ही है ए वाला, और बी को लाने में जो काम करना पड़ा सिर्फ वही बचेगा Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो जितने भी चार्जेस आपके सिस्टम में हैं सबको 1 बाय 1 करके इन्फिनिटी से उनकी पोजीशन पे लाओ, 1 बाय 1 करके, और जो वर्क डन आया है सबका उसका सम करो। एक और डेरिवेशन करते हैं हम लोग। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी जो है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होती है, ध्यान रखना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें सिस्टम की कैलकुलेट करनी है तो हम चार्जेस को 1 बाय 1 करके लेके आएंगे, इन्फिनिटी से जहां उनको लाना है वहां लेके आएंगे, उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा उन सभी वर्क डन का सम पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने दो चार्जेस का तो कर दिया, नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर मल्टीपल चार्जेस। एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, देखो लेट वी हैव सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। मानो यहां पर ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है और Qn है, ये बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं। डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, पर मैंने बता दिया आपको बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल हैं। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो सिंपल तरीका, आप मान के चलो कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, मिटा दो, कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, मिटा दो। पहले 1 बाय 1 करके लेके आओ, Q1 को लेके आओ, डिस्टेंस है R1, तो वर्क डन इन टेकिंग Q1 W1 इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, सबसे पहला चार्ज यही आया। अब ये चार्ज आया Q2, अब क्या होगा Q2 यहां पर पोटेंशियल होगा, और ये डिस्टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट पर अब क्योंकि ये आ चुका है, पहले ये आ चुका है, तो अब इसका पोटेंशियल यहां पर एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पर क्या होगा W2, इट विल बी K Q1 Q2 बाय R1। क्लियर? अब क्या करो, अब थर्ड चार्ज को लेके आओ यहां पर Q3। जब थर्ड चार्ज को लेके आओगे तो यहां पर 1 का पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि 1 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, पहले 1 आया था तो यहां पर 1 का पोटेंशियल भी होगा, 2 भी आ चुका है तो 2 का भी पोटेंशियल होगा। तो यहां पर थर्ड चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ेगा वो एक तो इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, K Q1 Q3 बाय R13, इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, एक इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, K Q2 Q3 बाय R23। जब आप फोर्थ चार्ज को लेके आओगे
उस केस में देखें आप, इन केस ऑफ फोर्थ चार्ज यहां पर Q4 देखो, उसमें आपको थर्ड के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, सेकंड के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा और फर्स्ट के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चार्ज का यहां पर पोटेंशियल होगा और हर पोटेंशियल के अगेंस्ट यू हैव टू डू द वर्क। तो क्या करेंगे, पहले के अगेंस्ट जो काम करना पड़ेगा वो KQ1 Q4 बाय R14, दूसरे के अगेंस्ट KQ2 Q4 R24, तीसरे के अगेंस्ट KQ3 Q4 R3। इसी तरह से जितने भी चार्जेस आए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो दो समेशन यूज करो, दो, क्योंकि Q1 भी है Q4 भी है, एक I से काम नहीं चलेगा। तो यहां क्या लिखो, I = 1 to n और दूसरे के लिए J = 1 to n। के बाहर ले लो, यहां लिखो आप QI QJ RIJ। पर इस डेरिवेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखो, अगर मैं बात करता हूं Q4 और Q3 या मैं बात करता हूं Q3 और Q4, क्योंकि I की वैल्यू भी 1 2 3 से लेके हर चीज होगी और J की वैल्यू भी 1 2 3 4 से लेके हर एक वैल्यू आएगी। तो इस डेरिवेशन में इसका क्या मतलब होगा देखना, ये ऐसे लिखेगा, ये टर्म बार बार रिपीट करेगा, एक बार Q1 Q2 लिखेगा और R12 लिख देगा और एक बार लिखेगा ये K Q2 Q1 और R21। ये टर्म इस IJ में बार बार रिपीट होगी, हर टर्म दो दो बार आ जाएगी। उसको फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो K/2 समेशन I = 1 to n समेशन J = 1 to n QI QJ डिवाइडेड बाय RIJ। हाफ आपको पता चल गया, इस समेशन में हर टर्म दो बार आएगी, एक बार Q1 Q2 आएगा, एक बार Q2 Q1 आ जाएगा। तो वो टर्म बार बार रिपीट हो रही है, उसको हटाने के लिए हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया। तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी थी। स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें। नाउ जब हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, एक चीज पूछते हैं, इफ, ये ध्यान रखना, अगर Q1 Q2 > 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव है तो, और Q1 Q2 अगर <0 है तो U नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखिए। जैसे आपको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फोर्स में, इफ दो चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। और आपको पता रिपल्सिव के अगेंस्ट काम करोगे, जैसे आप ग्रेविटेशन क्या कर रहा था, आप वर्क डन ऐसे कर रहे थे, कंजर्वेटिव के अगेंस्ट काम कर रहे हो। स्प्रिंग में आप क्या करते हो, जब आप दबाते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होती है और खींचते हो तब रिस्टोरिंग फोर्स इधर होती है। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में काम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। अब इस स्क्रीन को पॉज करो, इसको राइट डाउन करो, एंड नाउ अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज और ध्यान रखें, इसमें आपने लिखा तो है, आप देखो, अगर आप U को देखो तो इट इज K Q1 Q2 बाय R होता है। अगर आप U/Q कर दो तो ये K Q2 बाय R हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इक्वल टू वोल्ट पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये भी लिख सकते हो आप। अब
आपने दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की। अब एक अगला टॉपिक आता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2020 इस साल भी एग्जाम में आया है। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी एंड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी। डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको पहले ही करा दिया है, और इसी रीजन से मैंने पोटेंशियल एनर्जी आपको कई बार रिपीट की है। बार बार पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताया, पोटेंशियल में भी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स जरूरी है। आप देखें, ये डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ two charges in external electric field। इसको आप थ्री चार्जेस का बना के भी कर सकते हो या वैसे भी बना सकते हो। देखो कैसे, यहां देखो, यहां पर एक चार्ज है क्यों, और यहां से डिस्टेंस है R1, यह डिस्टेंस है R2, यहां पर चार्ज है Q1 और यहां पर है चार्ज Q। तो यहां क्या है, मैंने आपको बोला था आप इसको फ्री चार्ज का भी बना सकते हो और एक्सटर्नल फील्ड भी बोल सकते हो। ऐसे लिख दो, लेट charges Q1 and Q2 placed in external field of charge Q। इस चार्ज Q की एक्सटर्नल फील्ड में है, ठीक है। तो यहां देखें आप, वर्क डन इन टेकिंग Q1। मैंने आपको बताया था जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे किसी भी चार्ज को नहीं मानोगे, तो इसको हटा दो और इसको हटा दो। इसको आप हटा नहीं सकते क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, ये रह गया आपके पास। तो वर्क डन इन टेकिंग Q1 W1 will equal to K Q1 को लेके आ रहे हो आप यहां बाय R1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप चाहो इसको KQ/1 KQ/R1, इसको आप पोटेंशियल एट ए भी लिख सकते हो, VA × Q1, या कुछ लोग इसको V1 Q1 भी लिख लेते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट, क्योंकne चार्ज Q1 को यहां लेके आ रहे हो तो V1 Q1 भी लिख दो, तो मर्जी आपकी, चाहिए लिखो चाहिए लिखो चाहिए लिखो। अब आप देखें, वर्क डन इन टेकिंग Q2 एट B, Q1 एट A यहां ला रहे हो इसको। आपको मैंने बोला था आपको सपोज करना है, कोई नहीं है, कहीं यही ना हो कि आप यहां चार्ज लिखो ही नहीं, चार्ज जरूर लिखने हैं यहां पर। अब आप इसको लेके आ रहे हो, जब आप इसको लेके आओगे तो यहां पर मान लो ये सेपरेशन है R, इसका भी यहां पर पोटेंशियल होगा और यहां पर इसका भी पोटेंशियल होगा। इसके पोटेंशियल की वजह से क्या वर्क डन होगा, देखें यहां पर K, इसका जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल कितना होगा Q1 R, K Q1 R, और साथ में लेके किसके आएगा Q2।
या आप कह दो इस सिस्टम की इन दोनों की, अगर ये नहीं होता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2 बाय R1 R2 नहीं R, क्योंकि आप इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो। अब आप देखो ये भी था पहले से, तो इसकी वजह से कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का, K Q Q2 और R, क्योंकि मैं इस सिस्टम इन दोनों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं, Q Q2 R। तो आप देखो सिंपल इसको लिखते हैं K Q1 Q2 R लिख देते हैं। यहां पर पोटेंशियल आप चाहो तो VB भी लिख सकते हो और साथ में Q2 भी लिख सकते हो, या इक्वल टू में कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं K Q1 Q2 बाय R और प्लस में V2 Q2। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो आप U लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हो, पहला तरीका ये प्लस ये क्या लिखना है आपको, K Q1 K Q Q1 R1 प्लस K Q Q2, यहां पर मैंने इन दोनों, सॉरी इसमें देखिए इसको लेके आया तो सॉरी R2 का बेटा, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में R2 जरूर आएगा। ये इनकी देखो, ये जो था, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन दोनों की है, Q1 Q2 R, और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाय R2। तो यहां देखिए ये प्लस K Q1 Q2 बाय, ऐसे लिख सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है, ये भी चलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप क्या लिखोगे V1 Q1, इसको आप क्या लिखोगे पोटेंशियल एट टू V2 Q2 प्लस K Q1 Q2 बाय R, या आप ऐसे लिख सकते हो VAB। तो मर्जी है आपकी। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस कह दो, 3 चार्जेस में ऐसा हो जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो आज की क्लास अब हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। वीडियो को बहुत आराम से देखें, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा देखें, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करें। डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर्स। स्टे होम, स्टे सेफ।